वेलकम टू लेजिट प्रेप योर गेटवे टू सक्सेस। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में कंटिन्यू किया है, आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना। दो पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं अभी तक। अगर आपने नहीं देखा है देन यू कैन चेक इट आउट। आपको देखना चाहिए कि उन दोनों पार्ट्स में हमने काफ़ी एसेंशियल्स कवर्ड किए हैं। जो भी अभी हम कवर कर रहे हैं वो सारे के सारे सीक्वेंशियली कवर कर रहे हैं। अगर आप सीक्वेंस के वाइज नहीं देखोगे तो आप ही को दिक्कत होगी। हमारा क्या है, राइट। तो हम 2017 कवर कर चुके हैं आराम से, 2018 भी, मतलब कि हम ऑलरेडी उसमें मूव ऑन कर चुके हैं, और 2019 में भी, 2020 में, ऐसे करते करते हम सारे साल को कवर कर लेंगे। तो इसीलिए आपको वो अंडरस्टैंडिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस तो हर क्लास में होंगे ही, बट आपको ये भी समझना है कि ईयर बाय ईयर जो है क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, कौन से टॉपिक्स जो है ज़्यादा बढ़ रहे हैं, राइट। टॉट ही है, तो टॉट में ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक्स जो है स्टैग्नेंट है। डेफिनेशन जो है हर बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है। आप अगर नोटिस करोगे तो क्या पता वो दो तीन बार आ सकता है, हो सकता है ऐसा, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिक्वेंशली देखना इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आपकी एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई ड्राइव जो है किस तरफ जा रहा है, एग्जाम पैटर्न। बट वो तो हम कराएंगे ही अगर हम हमारा कोर्स ज्वाइन करोगे, बट जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए भी ये थोड़ा, अगर वो पैटर्न अपनाए तो हेल्प हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला है लीगल प्रिंसिपल्स। एनी पर्सन हु हैज रिसीव एनी अनजस्ट बेनिफिट ही या शी मस्ट रिटर्न इट, है ना। यानी कि कोई भी पर्सन जो एक अनजस्ट बेनिफिट रिसीव करता है उसको रिटर्न करना पड़ेगा। अनजस्ट बेनिफिट का मतलब क्या होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हमेशा आइडेंटिफाई करो लीगल प्रिंसिपल में। तो अनजस्ट बेनिफिट का मतलब यानी कि हम उसको थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं अनजस्ट इनरिचमेंट से भी, ठीक है, रिलेट करके पढ़ा करो। तो इसमें बोल रहे हैं कि मान लो किसी पर्सन को किसी और की वजह से एक ऐसा फायदा हो गया जो उसे नहीं होना चाहिए, तो उसकी क्या ड्यूटी बनती है, रिटर्न करने की। मान लो जो है आपको मैंने पेन दे दिया और पेन मैं किसी और को देना चाहता था, तो आप पेन रिटर्न करोगे ना, क्योंकि आपको तो बेनिफिट मिल रहा है उस पेन का। बट आप क्या इंटाइटल्ड हो उस पेन को, उसके बेनिफिट के लिए नहीं हो, आप रिटर्न करोगे। तो उसी चीज़ के बारे में ये प्रिंसिपल बात कर रहा है कि भाई अगर किसी को बेनिफिट मिल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेनिफिट मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, बट वो जस्टिफाइड होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे ए एंड बी है, यहाँ पे हमारा फैक्चुअल सिचुएशन क्या दिया है, ए एंड बी है, दोनों दोस्त हैं, रूममेट्स हैं, आपस में रहते हैं, ठीक है। तो बी के जो फादर है, बी के एक फादर है, अपने बेटे के लिए मतलब कि एक पार्सल भेजते हैं, वो पार्सल भेजते हैं। जो डिलीवरी बॉय होता है वो उस वक्त क्या होता है कि बी जो है वो बाहर गया होता है, बी बाहर गया होता है क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देख रहा होता है, बाकी भी तो दोस्त होंगे, रूममेट्स के साथ थोड़ी ना सिर्फ दोस्ती है। तो ए होता है, तो ए जो है बी के बदले ये पार्सल को रिसीव कर लेता है। अब यहाँ पे ए को क्या मिल रहा है, अगर ये पार्सल खोल के यूज करने लग जाए ए को इसका क्या मिलेगा, अनजस्ट बेनिफिट मिलेगा, राइट। ये पार्सल जो है बी को बिलोंग करता है, ये बी के लिए बी के फादर ने भेजा है, और ये ए ने रिसीव किया, क्यों, सिंपली बिकॉज ए हैपन टू बी इन द रूम एंड बी हैपन टू बी आउट, सर्कमस्टांसेस की वजह से। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि ए को क्या करना है, ए को रिटर्न करना है। तो अब हमारे पास चार ऑप्शन आएंगे, हमें बस देखना है कि उन चारों ऑप्शन में से कौन सा इस चीज को नोट डाउन कर रहा है। तो ए कैन रिटेन द पार्सल, रिटेन कर सकता है, नहीं कर सकता, हमने ऑलरेडी देख लिया। ए कैन कीप सम गिफ्ट्स, अगेन ही कांट डू सो। ए कैन हैज टू कीप द एंटायर पार्सल टू बी, हाँ ये तो करना ही है। ए कैन इन्फॉर्म बी अबाउट द पार्सल, ओके अभी तक ठीक लग रहा है, बट नीड नॉट रिटर्न इट, भाई रिटर्न ही तो करना है, लिटरली प्रिंसिपल में क्या लिखा है, रिटर्न करना है अगर अनजस्ट बेनिफिट होता है, आपने रिसीव किया है। ए ने रिसीव किया तो वो इन्फॉर्म क्यों करेगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई तेरी बाइक मेरे पास है और मैं आपको बाइक ही ना लौटाऊं, क्या फायदा फिर इन्फॉर्म करने का, फिर तो मैं बस बता रहा हूँ कि मैंने आपकी बाइक ले ली। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमारा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। अब दूसरा आता है हमारे पास द रूल ऑफ वॉलंटियर अनफिट इंजूरिया। तो वॉलंटियर अनफिट इंजूरिया जो है हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि प्रीवियस क्लासेस में हमने नहीं किया है। तो वॉलंटियर अनफिट इंजूरिया से हम क्या समझते हैं, देखो अब वॉलंटियर अनफिट इंजूरिया को आपको समझना पड़ेगा एक और कॉन्सेप्ट के साथ, साइंटीन अनफिट इंजूरिया, ठीक है, साइंटीन अनफिट इंजूरिया। अब ये दोनों क्या होता है, वॉलंटियर अनफिट इंजूरिया होता है कि a person cannot sue for an action which he himself has consented to. A person cannot complain of a harm which he himself have given permission to be inflicted by. यानी कि सिंपल शब्दों में अगर ए ऑलरेडी बोलता है कि भाई मेरे को मारो और आप उसे मार देते हो, तो ए जो है यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर सकता कि भाई मेरे को मारा, मेरे को चोट पहुंचाई, मेरे अगेंस्ट बैटरी कमिट कर दी, क्योंकि भाई गलती तो आप ही, गलती किसकी है यहाँ पे, एक ही है ना, उसी ने तो कंसेंट दिया, उसी ने तो बोला मेरे को मारो, इसीलिए मारा हमने, तो यहाँ पे गलती क्या है। अब एक लिमिटेशन होती है उसकी भी अपनी क्रिमिनल लॉ में, कि आप किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते हो, ग्रीवियस हर्ट नहीं कर सकते हो, बट वो अलग चीज़ है। अभी हम टॉर्ट से डील करें तो टॉर्ट में स्टिक करते हैं।
ठीक है। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजर का इंटायर कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर आप किसी भी चीज को एक्सप्रेसली एक्सप्रेसली यानी कि अपने शब्दों से लिखित या इम्प्लिसिटली यानी कि अपने कंडक्ट से आपने वो एक्सप्रेसली नहीं बोली, लेकिन मान लो आपने टिकट खरीद के किसी स्टेडियम में चले गए और स्टेडियम में क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट मैच, और वो क्रिकेट मैच की बॉल आपको लग गई, तो क्या है, इम्प्लिसिट एग्रीमेंट, इम्प्लिसिट कंसेंट। तो वहां पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया जो है अप्लाई होता है। इट इज वन ऑफ द 8 जनरल डिफेंसेस। ठीक है, 8 जनरल डिफेंसेस होते हैं टॉर्ट में। तो यहाँ पे क्या है, आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो अगर आपको हार्म कॉज होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी परमिशन दे दी है, मंजूरी दे दी है ना। अब साइंटिन अनफिट इंजीरा होता है, इसका मतलब होता है कि मेयर नॉलेज ऑफ द डेंजर डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट। मेयर नॉलेज ऑफ डेंजर डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट। अगर मान लो मेरे को जैसे पता है, लेट से मैं एक सड़क पे जा रहा हूँ और मेरे को सड़क पे पता है कि भाई डेंजर है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग चल रहे हैं जो जो मतलब कि गुंडे ऐसे कुछ चल रहे हैं मान लो, ठीक है। सभ्य लोग नहीं चल रहे, सिंपली असभ्य लोग हैं थोड़े। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इस सड़क पे चलने से मैंने कंसेंट दे दिया कि हाँ भाई मेरे को मारो आके, मेरे अगेंस्ट जो करना है करो। ये थोड़ी ना बात होती है। हम इंटेलिजेंट बींग्स हैं, हमारे पास हमेशा बुद्धि होती है, अवेयरनेस होती है, नॉलेज होती है। कभी कभार हमें अब खुद ही से पता चल जाता है, कभी कभार हमें न्यूज़ से पता चल जाता है, और कभी कभार हमें अपने फ्रेंड से पता चल जाता है, अरे भाई उस इलाके में मत जाइयो, वो ये बड़ा डेंजरस इलाका है। बट अगर आप उस डेंजरस इलाके में मान लो फिर भी चले जाते हो किसी कारणवश, तो क्या इसका मतलब ये हो आपने मंजूरी दे दी कि भाई मैं खतरा जो है अपने आप को इनवाइट कर रहा हूँ? नहीं ना, कंसेंट यहाँ पे थोड़ी ना है। तो नॉलेज की वजह से सिंपली कंसेंट नहीं होता, बट हाँ, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट अगर एग्रीमेंट आपने ऑलरेडी कर दिया है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, तो वहां पे अगर आपने हार्म सफर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, यानी कि वॉलेंटरली आपने सफर कर लिया है इंजरी, उसके लिए आपने परमिशन दे दी है, तो आप स्यू नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे क्या लग जाएगा, वॉलंटरी नॉन-फिट इंजूरिया का जनरल डिफेंस। तो यहाँ पे एक्स एक पेडेस्ट्रियन है और वो फाइंड करता है सी को कि भाई वो अपनी कंट्रोल जो है स्कूटी की वो लूज कर रही है, ठीक है, यानी कि वो स्कूटी जैसी चला रही है भाई, वो गिरने ही वाली है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए वो रेस्क्यू करने के लिए सी को इस चीज से, एक्स जो है मतलब कि इसमें इंजरी हो जाती है, एक्स मतलब कि क्या करता है, कोशिश की भाई ये सी फ्लाईओवर से गिर जाएगी, ये स्कूटी ठीक से चला नहीं रही है, तो इसको बचाता हूं मैं। और वो उसको बचाने की कोशिश में उसको चोट वोट लग जाती है। तो यहाँ पे सी जो है पूछ रहा है आपसे कि क्या वो डिफेंस ले सकती है, और अगर वो डिफेंस ले सकती है तो क्या डिफेंस ले सकती है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ स्टेट, इनएविटेबल एक्सीडेंट, ये तीनों के तीनों के बारे में कहीं भी बात नहीं हो रही, तो ये तो ऐसे भी एलिमिनेट हो गया आपका। आपका बचता ही क्या है, प्लेंटिव्स फ्री कंसेंट। प्लेंटिव का फ्री कंसेंट है ना, क्योंकि देखो सी डिफेंडेंट है, सी डिफेंस ले रही है, यानी कि सी डिफेंडेंट है, प्लेंटिव कौन हुआ यहाँ पे, प्लेंटिव एक्स हुआ। तो यानी कि प्लेंटिव का फ्री कंसेंट है, यानी कि प्लेंटिव ने खुद ही मतलब कि अपने आप को बचाने के लिए इसको डाइव इन किया है, तो प्लेंटिव को कोई यहाँ पे रेमेडी नहीं मिलने वाली, वो डिफेंस ले सकती है वॉलंटरी नॉन-फिट इंजूरिया का। अब आप हायर कॉन्सेप्ट्स में जाओगे तो आपको थोड़े बहुत एक्सेप्शंस मिलेंगे रेस्क्यू केसेस में, बट हमारे पास हमें क्या है, हमें प्रिंसिपल पे स्टिक करना है, प्रिंसिपल में उसके बारे में बात नहीं हो रही है अभी फिलहाल, तो हम उसी पे स्टिक करेंगे। तो प्लेंटिफ का फ्री कंसेंट यहाँ पे सीधा ऑप्शन है। ये तीनों के बारे में तो बात ही नहीं हो रही बिल्कुल भी, तो ये कहाँ से आएगा ऑप्शन आपका, एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग भी आप बहुत ईजिली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर आता है आपके पास लीगल प्रिंसिपल, द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द पर्सन टू मूव इट इज मेड। अब ये कहाँ से है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है ये। तो अभी हम टॉट डील कर रहे थे, अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, तो इसमें बात करें कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन अगर हम देखेंगे तो सेक्शन 3, 4 इन सब में मेनली डील होता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, ठीक है। और प्रपोजल यानी कि इसको हम ऑफर भी कहते हैं, ऑफर किसके अंदर डील होता है, सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर होता है, ठीक है। ऑफर मतलब कि जैसे आप एक्सप्रेस करते हो किसी पर्सन को विलिंगनेस टू डू समथिंग, है ना, विलिंगनेस टू डू समथिंग इन ऑल विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द पर्सन टू दैट एक्ट और एब्सटिनेंस, सेक्शन 2A के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन और प्रपोजल के बारे में बात हो रही है, और इसमें वो बोल रहे हैं कि भाई प्रपोजल तब कंप्लीट होता है जब वो नॉलेज में आता है उस पर्सन को जिसको वो बनाया जा रहा है। यानी कि अब कोई भी मान लो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें दो लोग चाहिए होते हैं, ऑफरर एंड ऑफरी, है ना। ऑफरर का मतलब क्या हुआ, जो भी पर्सन ऑफर कर रहा है, मान लो मैं ही ऑफर कर रहा हूँ आपको किसी चीज के रिगार्डिंग, तो मैं क्या हूँ, ऑफरर। और अगर मैं आपको कर रहा हूँ ऑफर, तो आप क्या हो, ऑफरी, यानी कि बी। तो यहाँ पे मान लो ए ऑफरर है, बी ऑफरी है। तो ए जैसे ही अपना ऑफर करता है कम्युनिकेट, ए अपनी अपनी शब्दों से लिखित जो भी है, ठीक है, ऑफर कम्युनिकेट करता है, तो ये बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होगा ना जब ये ऑफर के बारे में पता चलेगा, इसके नॉलेज में आएगा, बी के नॉलेज में आएगा कि भाई ये ऑफर जो है ए ने बोला है। अगर मान लो ए ने कोई बात बोल दी और बी ने सुना ही नहीं, बी के कानों तक वो पहुंची ही नहीं, है ना, या बी के अवेयरनेस तक वो पहुंची ही नहीं, तो फिर क्या फायदा उस चीज का। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि प्रपोजल जो है तभी कंप्लीट माना जाता है जब वो ऑफरी के नॉलेज में आ जाता है ना, बी के नॉलेज में जब आ जाएगा ए ने जो ऑफर किया है।
तो यहाँ पे ए जो है एक लेटर भेजता है जो कि प्रपोजल है, ठीक है। ए सेंट अ लेटर मेकिंग अ प्रपोजल टू बी टू परचेज द हाउस ऑफ बी, ठीक है। तो यानी कि ए ने यहाँ पे लिटरली वही किया है, ए ने एक ऑफर भेजा है बी को कि भाई वो उसका घर खरीदना चाहता है। तो यहाँ पे आपसे अब पूछेंगे कि कम्युनिकेशन प्रपोजल कब कंप्लीट हो रहा है। तो अब ऑप्शंस को देखते हैं सीधा, हम अंडरस्टैंडिंग तो हमारी हो गई। Communication of proposal is complete when B reads the letter. Communication of proposal is complete when B reads the letter. ठीक है, एक तो दिया आपके पास। दूसरा है आपका फिर कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन ए सेंड द लेटर। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा लिखा हुआ है नॉलेज में आना चाहिए किसके, ऑफरी के, यानी कि बी के नॉलेज में आना चाहिए। तो ये तो बी की बात भी नहीं कर रहा है। फिर कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बीज वाइफ रिसीव्ड इट। भाई बी की वाइफ का क्या लेना देना बी के नॉलेज से, वो भी गलत। फिर कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी इज वाइफ हैंडेड ओवर द लेटर टू बी। बट मान लो बी की वाइफ ने हैंड कर दिया लेटर, मान लो दे दिया बी को और बी ने पढ़ा ही नहीं, फिर भी तब भी नॉलेज में तो नहीं आया ना। तो नॉलेज कहाँ पे आया है, वो फर्स्ट में आ रहा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है ना, ऑप्शन नंबर ए। अब आता है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल मस्ट बी द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द प्रपोजल, ठीक है। यानी कि इसमें बोल रहे हैं कि मान लो ए ने और ये बी है, ए और बी दो लोग हैं। अगर ए एक पर्टिकुलर ऑफर कर रहा है तो बी जो है उसके बदले ये नहीं बोल सकता अरे भैया इस ऑफर में जो है तुम +1 कर दो -1 कर दो, नो। उसे जैसा ऑफर दिया गया है उसे वैसा ही ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दो चीज होती है, ए ऑफर करता है बी एक्सेप्ट करता है, तभी जाके तो प्रॉमिस होता है, और जब प्रॉमिस होता है तभी जाके एग्रीमेंट होता है, और जब वो इन्फोर्सिबल लॉ होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सीधी सी बात है कि अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, मैंने आपको कोई ऑफर किया कि भाई मैं तुम्हें ये ऑफर दूंगा, ये डिस्काउंट दूंगा, तो वो एक्सेप्टेंस तभी कहलाएगा ना, मंजूरी तभी कहलाएगी ना, सहमति तभी होगी ना जब आप उसी चीज को एक्सेप्ट करोगे जो मैंने बोला है। आप पता नहीं बात करने लगे, अरे अच्छा चलो तुम मेरे को 100 रुपये में दोगे, चलो भाई मेरे को 90 रुपये में दे दो, मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, डेट से। ऐसे थोड़ी ना होता है, आप तो फिर अब काउंटर ऑफर कर रहे हो, आप अपनी तरफ से ऑफर रख रहे हो। अब मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं आपका 90 रुपीज़ वाला जो ऑप्शन है 10 रुपये घटा के मानूं या नहीं मानूं, है ना, वो मेरे है। तो इसमें बोल रहे हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल जो है हमेशा मस्ट बी एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द प्रपोजल, यानी कि जो आपको ऑफर दिया गया है आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप उस पर कंडीशन नहीं लगा सकते, बिकॉज जैसे ही आप कंडीशन लगा दोगे कि भाई इसमें +1 कर दो -1 कर दो, कुछ मॉडिफिकेशन कर दो, है ना, कुछ भी मतलब कि अलग कर दोगे इसमें से जैसे आपको ऑफर दिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी तरफ से फिर ऑफर हो जाएगा, वो काउंटर ऑफर कहलाएगा। और फिर ऑप्शन किसके पास रहेगा, जिसने आपको ओरिजिनली ऑफर दिया था, यानी कि ए के पास अब ऑप्शन रहेगा कि वो इस ऑफर को, नए ऑफर को जो आपने मेक किया है वो एक्सेप्ट करता है या नहीं किया है। तो इसीलिए एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल मस्ट बी एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द प्रपोजल। तो यहाँ पे ए जो है एक प्रपोजल भेजता है बी को कि भाई मैं तुम्हें चेयर बेचूंगा 500 रुपये के लिए, ठीक है। 500 रुपये के लिए वो क्या बेचेगा, अपनी चेयर बेचेगा, इसे मान लो ये चेयर है, ठीक है, ये चेयर है। अब जो वो पर्सन है बी, वो बोलता है कि भाई मैं तो इसे 400 रुपये दूंगा इसके लिए, तो ये ऑफर थोड़ी ना हुआ, ये तो भाई एक्सेप्टेंस थोड़ी ना हुआ, मतलब वो 500 रुपये में बेचने की बात कर रहा है, ये 400 रुपये का ऑफर दे रहा है। अब ये 400 रुपये का ऑफर दे रहा है, ये एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है ना। तो ये काउंटर ऑफर कहलाएगा, ये ऑफर नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट क्लियर वेदर ए मेड अ प्रपोजल टू बी। भाई सीधी सी बात है, ए ने तो प्रपोजल किया है, ये थोड़ी ना सही है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर है ए ने प्रपोजल किया है, लिखा ही हुआ है ए मेड अ प्रपोजल, यहाँ पे क्या हो सकता है ये। फिर बी हैज एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है, काउंटर ऑफर है। बी हैज नॉट एक्सेप्टेड, चलो ये ठीक लग रहा है। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं, इट इज नॉट क्लियर वेदर बी हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल और नॉट। भाई ये क्लियर है, काउंटर ऑफर है ना, तो ये भी क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फिर आता है न्यूसेंस इज अ अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अ पर्सनस यूज ऑफ एन एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर इन कनेक्शन विद इट। इफ इट इज इंटरफेरेंस, इफ द इंटरफेरेंस इज डायरेक्ट, ठीक है, इफ इंटरफेरेंस इज डायरेक्ट द wrong is trespass, whereas if the interference is consequential it is nuisance। तो ये अब अगेन हम टॉट में आ गए, देख रहे हो टॉट के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, टॉट से बहुत क्वेश्चन आते हैं जामिया में, ठीक है। तो इसीलिए टॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल भी है चक्कर। तो एनीवे इसमें आपको सिंपली वो बोल रहे हैं कि न्यूसेंस जो होता है ना, देखो न्यूसेंस और ट्रेसपास के बीच बड़ा सिंपल डिफरेंस है। ट्रेसपास जो होता है हमेशा डायरेक्ट होता है, न्यूसेंस जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। और ट्रेसपास क्या है, डायरेक्ट होता है। यानी कि ट्रेसपास भी अलग अलग तरीके के होते हैं, पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा। ट्रेसपास क्या होता है, ट्रेसपास टू मान लो जैसे गुड्स होता है, एक होता है ट्रेसपास टू पर्सन। जनरली जब हम ट्रेसपास के बारे में बात करते हैं तो हम समझते हैं ट्रेसपास टू गुड्स, बट ट्रेसपास टू पर्सन भी होता है जिसके अंदर हमारा असॉल्ट आता है, बैटरी आता है, मेहियम आता है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो ट्रेसपास टू गुड्स जो है, ठीक है, ट्रेसपास टू गुड्स उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है आपकी। तो हम इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला ज्यादा समझते हैं। और ट्रेसपास जो है क्या होता है, एक्शनेबल पर से होता है ना, एक्शनेबल पर से।
यानी कि यहाँ पे नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। टॉर्ट में आपको ऑलरेडी पता है इंटेंशन की तो रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, बस प्रूफ करना होता है कि गलत काम हुआ है, टॉर्ट टॉर्ट हुआ है ना, टॉर्ट फीजर ने ये गलत काम किया है, तो एक्शनेबल पर से भी होता है ये, यानी कि मैलफिजेंस के अंदर भी इसको हम कंसिडर करते हैं। अब न्यूसेंस में क्या है कि न्यूसेंस में आपको जनरली डैमेजेस प्रूफ करना पड़ता है। न्यूसेंस में ऐसा नहीं है कि वो एक्शनेबल पर से, क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट है ना, तो यहाँ पे बर्डन जो है ज्यादा होगा ना आप पे, क्योंकि आप इनडायरेक्टली दिखाना चाह रहे हो कि भाई आपको परेशानी हो रही है। पर ट्रेसपास में ऐसा नहीं है। ट्रेसपास में तो आपकी जमीन पे ही आके आपकी परमिशन के बिना कोई आपके जमीन पे आ जाता है, मान लो ट्रेसपास टू लैंड में, तो वहां पे तो सीधा दिख रहा है भाई आपका लीगल राइट वायलेट कर दिया उसने, आपका जो राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ योर लैंड है पीसफुली, उसको वायलेट कर रहा है। तो आपको नहीं दिखाना पड़ता है, बट न्यूसेंस में आपको दिखाना पड़ता है, क्योंकि भाई जनरली कोई ये एज्यूम नहीं कर लेगा ना इनडायरेक्टली आपको हार्म हो ही रहा है किसी और की वजह से। तो इसीलिए न्यूसेंस में क्या हो गया, जैसे मान लो कोई डीजे चला रहा है अपनी लैंड पे, है ना, और बहुत तेज चला रहा है, बहुत तेज चला रहा है, और उसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो प्रॉपरली, तो ये क्या है, न्यूसेंस है, क्योंकि इनडायरेक्ट हार्म है, आपकी जमीन पे नहीं है वो, लेकिन फिर भी वो अपने लैंड पे ही चला रहा है, लेकिन वो आपको परेशानी कर रही है, आपके इंजॉयमेंट के साथ वो इंटरफेरेंस कर रही है। और ट्रेसपास में क्या है, डायरेक्टली आपके लैंड के साथ वो इंटरफेरेंस हो रहा है, आपकी जमीन पे वो आ गया बिना आपकी परमिशन के, तो वो क्या है, ट्रेसपास कहलाएगा। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस जो है वो कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है, वो डायरेक्ट है, और जहाँ पे इंटरफेरेंस कॉन्सिक्वेंशियल है ना, तो वो न्यूसेंस हो जाता है। तो यहाँ पे ए है, ए जो है अपने लैंड पे क्या करता है, ट्रीज को प्लांट करता है ना, पेड़ को लगाता है, और उसके जो ब्रांचेस होते हैं वो प्रोजेक्ट करने लगते हैं किसके, बी के लैंड पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि जमीन किसकी है, एक ही है, एक ही जमीन पे पेड़ उग रहे हैं, तो सीधी सी बात है भाई बी की जमीन पे कुछ दखल अंदाजी तो नहीं हो रही है डायरेक्टली, अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सा डेरिवेशन करेक्ट हो सकता है, तो जब डायरेक्ट नहीं हो रहा तो सीधी सी बात है ट्रेसपास तो हो नहीं सकता, जब डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हैज कमिटेड न्यूसेंस। एनी रॉन्ग तो हो ही नहीं सकता भाई, रॉन्ग तो है ही, इंटरफेरेंस हो रहा है ना, आपकी जमीन है और किसी और की जमीन पे जो पेड़ है उसकी छाया आप पे पड़ रही है, वो न्यूसेंस ही तो है। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट हो जाता है। फिर आता है लीगल प्रिंसिपल, एन एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट कैन बी इन्फोर्स ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी whose कंसेंट वाज नॉट फ्री। तो हमने इसमें देखो लेंथ में मतलब कि काफी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वाले लेक्चर्स में भी, कि वॉइडेबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन है ना, कि भाई हमें ऑलरेडी पता है वॉइडेबल मतलब क्या होता है, जहां पे ऑप्शन होता है वैलिड एंड वॉइड दोनों डिक्लेयर करवाने का कॉन्ट्रैक्ट को, और वो किसके हाथ में होता है, एग्रीव्ड पार्टी के हाथ में होता है। एग्रीव पार्टी कौन होती है, जिसके साथ गलत हुआ है, रॉन्ग्ड पार्टी, है ना, यानी कि जिसका कंसेंट जो है फ्री नहीं है, कंसेंट फ्री नहीं है यानी कि बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जनरली हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कोर्जन है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है ऑब्टेन करता है कंसेंट बी का, ए जो है और ये बी है, तो वो यहाँ पे गन रखता है बी के हेड पे, और वो क्या करता है, बोलता है कि भाई तुम ये डॉक्यूमेंट को साइन करो, ठीक है। तो ये क्या है, कोर्जन है। सिमिलरली ये वाले अगर सिचुएशन में आप देखोगे तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि भाई कंसेंट किस पे लेता है, बी पे नहीं रखता, वो बी के बेटे पे रखता है। अब बी के बेटे पे मतलब कि रखता है तब बात बराबर ही है फिर भी ना, क्योंकि देखो बी को क्या है, बी को इंटरेस्ट है ना अपने बेटे में, बी को इंटरेस्ट होगा अपनी बेटी की लाइफ में प्रोटेक्ट करने में, कि भाई जिससे कि उसकी जान नहीं चले जाए, तो सीधी सी बात है एक इमोशनल अटैचमेंट है बी और बी के सन में, बी का एक पार्टिकुलर इंटरेस्ट है, बी का पर्टिकुलर इंटरेस्ट है अपने बेटे में, उसके लाइफ में, है राइट। तो सीधी सी बात है अगर उसके कोई बेटे को खतरा है तो बी को भी मतलब कि सीधी सी बात है वो कंपल्सन करेगा, बी को वो उसके जो चॉइसेस है उसको वो लिमिट करेगा। तो यहाँ पे बी ने जो कंसेंट दिया है वो क्या कंसेंट है, वो फ्री कंसेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि वो जो जबरदस्ती करके ली गई है ना। तो यहाँ पे वो कंसेंट क्या है, फ्री नहीं है। तो कंसेंट फ्री नहीं है तो ऑप्शन किसके पास होगा, बी के पास होगा, और ऑप्शन किसके पास होगा, बी के पास होगा, तो हमें सीधा सा बात है भाई ऑप्शन में देखना है कि बी कहाँ दिखा हुआ है। तो बी कैन इन्फोर्स द एग्रीमेंट, बी के पास ऑप्शन है कि बी इन्फोर्स करना चाहे तो कर ले, और नहीं करना चाहे, अवॉइड करना चाहे तो वो भी कर सकता है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। फिर आता है आपके पास लीगल प्रिंसिपल, अ वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट विथ और विदाउट डैमेज, विथ और विदाउट डैमेज गिव राइज टू टॉर्ट, है ना, अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट विथ और विदाउट डैमेज गिव राइज टू टॉर्ट। तो इसमें बोल रहे हैं कि भाई अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, आपसे कॉन्सेप्ट ये है कि इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया, ठीक है, इसमें लिटरली इसी के बारे में बात हो रही है पूरा, इंजूरिया साइन डैमनम, इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजूरिया, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ऐसा नहीं है हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, अगर आपने लीगल मैक्सिम्स की क्लास देखी होगी तो हमने बहुत बार इसे भी डिस्कस किया हुआ है।
तो इंजुरियस एंड डैमनम जो होता है वो क्या होता है, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज, और डैमनम साइन इंजरी क्या होता है, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। तो अगर आपका लीगल इंजरी है यानी कि आपका लीगल राइट वायलेट हो रहा है, तो प्रूव करना जरूरी नहीं होता कि आपको कोई फाइनेंशियल डैमेज, फिजिकल डैमेज, इमोशनल डैमेज कुछ हुआ या नहीं हुआ है, बस आपका लीगल राइट वायलेट होना चाहिए। और अगर आपका लीगल राइट वायलेट नहीं भी हुआ है, नहीं हुआ है, तब आपका डैमेज अगर हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो टॉर्ट नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे ए जो है एक कोचिंग सेंटर चला रहा है अपना, ए जो है कोचिंग क्लास चला रहा है, और वो 3,000 रुपये जो है मंथली चार्ज करता है। यहीं पे ए का जो नेबर है वो भी एक कोचिंग क्लास अब स्टार्ट कर देता है कंपटीशन देने के लिए, यहाँ पे एकदम आस पास कंपटीशन हो रहा है अब। और इसकी वजह से क्या होता है, वो एकदम बहुत चीप प्राइसेस पे देने लगता है, मान लो ठीक है, वो देने लगता है मान लो 1500 पे, जिसकी वजह से वो जो है अपना रिड्यूस करके 2000 रुपये से ले आता है। और वो बोलते हैं कि भाई हम क्वालिटी भी तो अच्छी दे रहे हैं, तो इसलिए मैं 2000 एटलीस्ट तुम्हारे लिए अब रिड्यूस कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसे 1000 का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि वो 1000 पहले जो ज्यादा कमा रहा था प्रॉफिट्स, वो अब नहीं कमा पा रहा, राइट। तो यहाँ पे ए जो है स्यू करता है बी को, बट क्या ए यहाँ पे क्लेम कर सकता है डैमेजेस को जो लॉस हो रहा है? तो यहाँ पे सीधी सी बात है, दोनों बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कंपटीशन होता ही है, और जो कंपटीशन होता है तो एक हारता है दूसरा जीतता है। तो इसमें कोई लीगल राइट वायलेट थोड़ी ना हो रहा है, दोनों के दोनों आर्टिकल 19(1)(g ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फ्रीडम टू ट्रेड दिया हुआ है उसको कंप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा, और जब कोई लीगल राइट वायलेट ही नहीं हो रहा तो सीधी सी बात है भाई, एक क्लेम कैसे कर सकता है डैमेजेस? तो हमें वो ऑप्शन को देखना है जो नो के बारे में बात कर रहा है। तो सीधी सी बात है, नो किस में दिया हुआ है हमारा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो नो जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो दैट्स करेक्ट। अब आता है हमारे पास इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो ये फैक्चुअल सिचुएशन यहाँ पे होना चाहिए, गलती से यहाँ पे आ गया है, कोई नहीं। तो देखो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये हमारा आता है इग्नोरेंशिया, ठीक है, इसका एक मैक्सिम है, इग्नोरेंशिया लेजिस नेमिनम फैक्टी, इग्नोरेंशिया फैक्टी नॉन एक्सक्यूजेड, ठीक है। इसकी बहुत सारी वेरिएशंस है एक्चुअली में, अगर आप देखोगे लेजिस नेमिनम भी है, बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, बट बात सिंपल यही है कि, और उसके बाद इग्नोरेंटिया जुरिस भी है, इग्नोरेंटिया जुरिस। तो इसमें बात यह है सिंपली कि अगर कोई भी इंसान है तो वो ये नहीं बोल सकता कोर्ट ऑफ द लॉ में जाके कि भाई मेरे को लॉ नहीं पता था, मेरे को ये नहीं पता था चोरी करना गलत है, मेरे को ये नहीं पता था मर्डर करना गलत है, वो नहीं बोल सकता। बिकॉज इट इज प्रिज्यूम्ड कि आपको लॉ पता होना चाहिए। अब लॉ तो इतने सारे पास होते हैं, सीधी सी बात है, सबको कोई लॉ नहीं पता, जज को भी नहीं पता, लॉयर को भी नहीं पता सारे लॉस। बट स्टिल आप ये कोर्ट में कंटेंट नहीं कर सकते हो कि भाई मेरे को लॉ नहीं पता था, बिकॉज इट्स प्रिज्यूम्ड कि आपको लॉ पता होना चाहिए। गलती आपकी है, आपने क्यों नहीं पता किया। तो यहाँ पे ए जो है वो अपनी इनकम टैक्स को 5 साल से नहीं भरता है, ठीक है, ए जो है अपनी इनकम टैक्स को 5 साल से नहीं भरता, और भरना पड़ता है टैक्सेस तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसे एक नोटिस इशू करता है, शो कॉज नोटिस, कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट प्रोसीडिंग क्यों नहीं चला है, 5 साल से तुमने भरा नहीं है, हमें धोखा दे रहे हो, हम क्यों नहीं करें, तुम्हें पेनल्टी क्यों नहीं दे भाई, इंटरेस्ट क्यों नहीं ले तुमसे। तो यहाँ पे हमें एडवाइस करना है। अब देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये क्वेश्चन जो है ये क्लैट में भी आया था, ठीक है, ये जो आया था क्वेश्चन वो क्लैट में आया था, क्लैट से उठा के फिर जामिया ने इसे डाला है। लेकिन इसमें एक वेरिएशन किया है, अगर आप क्लैट वाले में जाओगे तो वहां पे इन लोगों ने एडवाइस ए नहीं बोला था, उन्होंने बस यहां तक क्वेश्चन एंड कर दिया था। अब नॉर्मली क्या होगा कि अगर यहां तक क्वेश्चन एंड हो जाता है तो आपके पास फिर ऑप्शन जो है जनरली क्या बोलोगे आप, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी पे आप क्लिक कर देते, सीधी सी बात है, आप ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर देते। बट यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है एडवाइस, एडवाइस ए, यानी कि आप क्या हो, यहाँ पे एक लॉयर की पोजीशन में हो, आपसे वो ये नहीं पूछ रहे कि भाई यहाँ पे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बस बताओ, आपसे वो ये पूछ रहे हैं कि अगर मान लो आपके सामने कोई ऐसा बंदा आता है जिसके साथ ये लिटरली हो रहा है, तो आप उसे क्या एडवाइस दोगे, एज अ लीगल काउंसिल बेस्ट एडवाइस क्या दे सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है हमें फिर आराम से केयरफुली पढ़ना पड़ता है, और वो सेम ऑप्शन नहीं रह जाता जो क्लैट में था। तो यहाँ पे है ए में रिक्वेस्ट द डिपार्टमेंट टू वेव द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इज नॉट अवेयर, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोई वैलिड रीजन नहीं है। फिर ए मस्ट पे टैक्सेस इज इग्नोरेंस कैन नॉट बी प्लीड नॉट इग्नोरेंस, अगेन हमें एडवाइस करना है तो ये नहीं हो सकता। फिर ए में रिक्वेस्ट द कोर्ट टू एक्सक्यूज हिम, हिज एडवोकेट हैज टोल्ड हिम इज नॉट लायबल, अगेन ये भी कोई वैलिड रीजनिंग नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे आप डी में देखोगे तो ए में सबमिट एन अंडरटेकिंग बिफोर द कोर्ट दैट ही विल फाइल हिज इनकम टैक्स, तो यहाँ पे ए जो है अपनी लाइबिलिटी से भाग नहीं रहा है, वो बस बोल रहा है कि आप मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स मत इनिशिएट करिए, आपको जरूरत ही नहीं है, मैं तो खुद तैयार हूं, मैं मानता हूं कि मेरे से गलती हो गई 5 साल, और मैं उसके साथ क्या करूंगा, अब पेनल्टी जो है जितना भी भरपाई करना है, जितना भी मेरा ड्यू है मैं सारे पे कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, एक बोनाफाइड गुड फेथ में वो एक्सप्रेस कर रहा है कि अपना इंटेंट, कि चलो ठीक है मैं अपनी लीगल लाइबिलिटीज को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, मैं जो है उनको
फुलफिल करने वाला हूँ जो चीज़ मेरे को ऑलरेडी फुलफिल कर देनी चाहिए थी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब उसके बाद आता है आपके पास एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज में आपके पास दिया हुआ है अवॉर्डिंग, जैसे हमने पुराने वाले में भी किया था। तो आपको पता लगाना है कि इसमें अवॉर्डिंग ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट में अवॉर्डिंग का मतलब क्या है। अब सीधी सी बात है, जनरली अगर आप अवार्ड का मतलब देखोगे तो आप क्या समझते हो भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। बट यहाँ पे क्या बात हो रही है, अवॉर्डिंग ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो सीधी सी बात है कोई अच्छी चीज़ के बारे में तो बात नहीं हो रही है ना। किस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो हमें कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे निकालना है, सिंपल सी बात है। तो कॉन्टेक्स्ट अगर देखो भाई, गिविंग कंपेंसेशन, कंपेंसेशन हो सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, लाइफ इंप्रिजनमेंट क्या होता है, पनिशमेंट होती है, राइट। तो वो कंपेंसेशन तो हो नहीं सकता वो। गिविंग डोनेशन वो भी नहीं हो सकता, गिविंग गिफ्ट वो भी नहीं हो सकता, पनिशमेंट। सीधी सी बात है, पनिशमेंट के बारे में बात करें तो पनिशमेंट अपना करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। पूरा पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपको बस देखना है कि वर्ड का मीनिंग क्या है पैसेज में। अब आता है आपके पास, theft is robbery if in order to committing of theft or in committing of theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by theft, the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death। अब देखो इसमें इतने सारी चीजें हैं, राइट। बट आपको बहुत सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमारा काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करना। जितना सिंप्लीफाई करोगे उतनी आपकी लाइफ ईजी होगी। तो यहाँ पे देखो, रॉबरी जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है। रॉबरी जो है, रॉबरी बाय थेफ्ट होता है, ठीक है, रॉबरी बाय थेफ्ट होता है, और रॉबरी बाय एक्सटोर्शन भी होता है। दो टाइप्स होते हैं एक्चुअली में। और यही रॉबरी जब पांच लोग करने लगते हैं तो डकैती में कन्वर्ट हो जाता है एटलीस्ट। बट एनीवे अभी हम रॉबरी से बस डील कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि थेफ्ट जो है ना, रॉबरी बाय थेफ्ट, उसके बारे में बात हो रही है कि थेफ्ट जो है रॉबरी में कब कन्वर्ट हो जाता है, जब जो भी चीज़ मतलब अगर आप चोरी करते हुए, उस चोरी करते हुए है ना, या आप उसको कोशिश करते हुए कि भाई जो भी चीज़ चुरा ली है उसको कैरी अवे करते हुए एंड ऑल, जो भी ऑफेंडर है यानी कि जो भी पर्सन चुरा रहा है, चोर है जो है ना, वो वॉलेंटरली कॉज करता है, यानी कि मतलब अपनी मर्जी से, है ना, अब उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा, वॉलेंटरली कॉज करता है या कोशिश करता है किसी भी पर्सन की डेथ कॉज करने के लिए, या उसे चोट पहुंचाने के लिए, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करने के लिए, या फियर उसे मतलब धमका, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ में पुट करने के लिए, मतलब डराने के लिए कि भाई उसकी एकदम मौत आने वाली है, या उसे बहुत ही जल्दी इमीडिएट हार्म आने वाला है, या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट आने वाला है। तो उन सारे पर्टिकुलर केसेस में क्या हो जाता है, वो थेफ्ट रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है ना। यानी कि बस बात ये हो रही है कि अगर आपको कोई डर में डाल दे, है ना, डर किस चीज के में डाल दे, हर्ट में, डेथ में, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में, या फिर वो लिटरली वो चीजें कर दे एक्चुअली, है ना, फियर या एक्चुअल दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। और वो किस लिए बात हो रही है, क्योंकि वो अटेम्प्ट कर रहा है जो भी चीज उसने चुरा ली उसको ले जाने के लिए, कैरी अवे करने के लिए। तो वहां पे वो क्या हो जाता है, थेफ्ट रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ए जो है बी के घर आता है और उसके वॉलेट को लेता है और वो भागने लगता है फिर, और वो इनकाउंटर करता है जब बी को, तो वो वॉलेट को ड्रॉप कर देता है, लेकिन वो बी को शूट कर देता है स्केप करते वक्त। ठीक है, बी को वो शूट कर देता है। तो अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पे बी को जो उसने शूट कर दिया, तो यहाँ पे उसने क्या किया। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे उसने डायरेक्टली क्या किया है, एक्चुअल हर्ट किया है, एक्चुअल हर्ट किया है। तो जो एक्चुअल हर्ट किया है, तो जब एक्चुअल हर्ट किया है तो हमें और कुछ देखने की जरूरत है नहीं है। ए हैज कमिटेड थेफ्ट बट नॉट रॉबरी, नो, हम कह ही नहीं सकते ये ए हैज नीदर कमिटेड थेफ्ट, ये भी नहीं कह सकते ए हैज कमिटेड बोथ थेफ्ट एंड रॉबरी, वी कैन नॉट से दैट। क्यों, क्योंकि उसने भाई छोड़ दिया ना, ये तो छोड़ दिया। तो यहाँ पे ए हैज कमिटेड रॉबरी, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में जो है अगेन नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को करेंगे अच्छे से। मीनवाइल अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है देन यू कैन रिवाइज मीनवाइल। लीगल मैगजीन्स को भी अच्छे से कर सकते हो जो हमने ऑलरेडी कवर कर दी है, उनका भी सीरीज जो है इसके बाद बस कंटिन्यू होगा। तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बेटर होगी, आप और अच्छा करेक्ट कर पाओगे, राइट। सो थैंक यू।